हिसाब से चाइना जा रहा है उतने ही हिसाब से भारत जा रहा है। लेकिन बात समझते हैं कि आखिर इसमें प्रॉफिट किसको होने वाला है। देखिए, जो फिंगर है वो पहाड़ी एरिया है, ये हम पहले के कई वीडियो में बता चुके हैं। फिंगर छोटे छोटे वहाँ पहाड़ कहलाते हैं यहाँ पर। अब ये फिंगर 1 से शुरू होता है, यहाँ पे फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक है 8, ये फिंगर 8 है। अब यहाँ पे भारत के हिसाब से ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ तक भारत आता है। लेकिन भारत की यहाँ पर फिंगर 3 के पास इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस थी, खड़ी थी, ITBP का कैंप था। तो ये एरिया इंडिया का पूरी तरह से डोमिनेंट था और ये एरिया चाइना का था। यहाँ से भारत जो फिंगर 4 वाला एरिया था, यहाँ से जाता था, यहाँ भारतीय सेना फिंगर 8 तक यहाँ पेट्रोलिंग यानी देखभाल करके आती थी, कोई घुसपैठ तो नहीं है, और वापस इस एरिया में आ जाती थी, फिंगर 3 तक आ जाती थी भारत। यहाँ पे कैंप था। और चाइना भी इस एरिया, चाइना की आर्मी इधर रहती थी सिरजाप वैली पर और खुरनाट पर। तो यहाँ से चाइनीज इधर रहते थे, चाइना भी यहाँ तक आता था फिंगर 4 तक और लौट जाता था। लेकिन अप्रैल के महीने में क्या हुआ था, चाइनीज आर्मी यहाँ पर डेरा डाल दिया, मतलब वो फिंगर 8 से उठ के यहाँ आ गए और फिंगर 4 तक, और भारत को कहें कि तुम पीछे जाओ। लेकिन अभी जो गतिरोध हुआ है, अभी के वक्त में ये हुआ है कि भारतीय सेना अब जो है ये मतलब जो मार्च की स्थिति थी उसे बहाल किया गया। लेकिन भारत के लिए एक दिक्कत ये है कि अब भारत को फिंगर 4 से हट के फिंगर 3 तक जाना होगा, फिंगर 3 तक जाना होगा, और यहाँ से पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक होगी और फिर वहाँ से यहाँ तक होगी। यानी जो बफर जोन एक्स्ट्रा बना हुआ है वो भारत की ओर आ गया है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हमको यहाँ पर रहना चाहिए। दूसरा कि हम लोगों ने नॉर्दर्न एरिया से जो डिसएंगेजमेंट किया है, जबकि साउदर्न एरिया में हम लोग भारी पड़ते थे। यहाँ का सारा जो ऊंचे पर्वत थे वो हमारे फेवर में थे। इसको आप 3D इमेज में भी समझ सकते हैं। इस पूरे नक्शा में देखेंगे तो दुनिया के हिसाब से ये भारत है और ये कश्मीर के पास यहाँ पर है गलवान वाला एरिया। अब इसको अगर हम जूम करते हुए गलवान साइड में बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग का जो ये पैंगसो लेक है, इसके दोनों साइड में दिक्कत था। तो हम लोग साउदर्न पार्ट में भारी पड़ रहे थे, चाइना जो था वो साउदर्न पार्ट में भारी नहीं पड़ रहा था। हम लोग के पास ज़्यादातर ऊँचे पर्वत थे। अब ये सब ऊँचे पर्वत हम लोगों के पास थे और चाइना के पास उस साइड के नीचे वाला एरिया था, वो झील के उस साइड में था। भले वो यहाँ पर आज ये फिंगर 4 तक का दावा कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तक का हम लोग का जो पर्वत था ये ज़्यादा ऊंचा था। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी ऊंचाई आपको ज़्यादा दिखेगी। यहाँ से हम आराम से इस एरिया पे, ये नीचे वाले एरिया पे नज़र रख सकते थे। हम लोग हेलमेट पर्वत और ब्लैक ये काला जो टॉप था, ब्लैक टॉप, इसके ऊपर हम लोग आराम से कब्जा जमा के बैठे थे। और चाइनीज जो थे वो इस साइड में थे, हम आराम से यहाँ से इनके एरिया पे नज़र रख सकते थे। हम लोग का जो सदर्न पार्ट था ये ज़्यादा हाइट पे था, यहाँ से हम लोग चीन पर आराम से नज़र रख सकते थे और ये ऊंचाई की वजह से इस एरिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंस करता है। हम लोग यहाँ पे थे और चाइना के जो बेस कैंप वगैरह था वो यहाँ थे। हम लोग को यहाँ से बढ़त इस बात की मिल जाती कि हम लोग इस एरिया में हमारी फौज रख सकते थे और वहाँ से हमला होता तो इसी एरिया पे रह जाता, इधर हमला नहीं हो पाता। ये एरिया काफ़ी गहरी घाटी है, आप इधर इस साइड में अगर देखेंगे तब तो ये घाटी बहुत ज़्यादा गहरी है। जबकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पर्वत से, ब्लैक टॉप से आपको आराम से चाइना के बंकर्स वगैरह दिखेंगे। ये एरिया में देखिए आपको चाइना के बंकर्स दिख रहे हैं। तो चाइना को दिक्कत ये था कि वो यहाँ आगे जरूर बढ़ गया था लेकिन बहुत नीचे था। अब आपको देखिए ये हम लोग का ब्लैक टॉप हो गया और यहाँ से ये चाइनीज बंकर दिख रहे होंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इसको जूम कर देते हैं। देखिए चाइना का पूरा खानदान यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ तुम बैठे रहो ना, 1 लाख फौज लेकर वहाँ से आराम से मार दिया जाएगा। अब देखिए कितना सिंपली दूरी है यहाँ से, ये एरिया यहाँ पर है और हम लोग का ये वाला पर्वत है। अब इस पर्वत से वो कहाँ बच के जाएंगे और वहाँ पे उनको खाली जगह है, पूरा वैली के अंदर है, वहाँ पे जाएंगे कहाँ पे। और हम लोग के पीछे का एरिया अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा पहाड़ है। हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े एरिया में, ऊंचे वाले एरिया में डोमिनेंस कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें नहीं हटना चाहिए। अगर ये पर्वत को देखेंगे तो ये पर्वत बहुत ज़्यादा हाइट होने की वजह से इसका फायदा सीधा हम ही लोग को मिलता, लेकिन इस पर ये पर्वत को नहीं छोड़ना चाहिए भारत को। इस पर्वत के ऊपर पकड़ बनाने के बाद ही चाइना थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि भारत अब हाइट वाले एरिया का बहुत ज़्यादा फायदा उठा लेगा। लेकिन अब हम लोग दोनों लोग यहाँ के पीछे की ओर लौट रहे हैं। चाइना इसमें पूरी तरह से फंसा हुआ था, उसको बहाना चाहिए था भागने का, क्योंकि यहाँ से उसको मौत के सिवा इसके इधर से कुछ नहीं मिलता। वो यहाँ से चाह के भी हमला नहीं कर पाता इस एरिया में। यहाँ फाइटर जेट वगैरह भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे, रडार सिग्नल फेल हो, इतना गहरा खाई है यहाँ से। अब यहाँ पे कितना टैंक लगा दीजिए, उसकी टैंकों की संख्या ज़्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मार सकते थे उसको।
देखिए चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक तो उसने बफर जोन को हल्का पीछे की ओर घसका दिया। हम तो ये कहते हैं कि भाई जब हम लोग ऑलरेडी हाइट पर थे और हमने इतनी भीषण ठंड को पार कर गए, फरवरी का महीना आ गया, अब क्या जरूरत है समझौता करके, इसी को एलएसी बना देते हम लोग भी और कहते कि चलो भैया ना हम तुम्हारी बात मानेंगे ना तुम हमारी बात मानो, हम भी इधर की ओर अपनी फौज रखेंगे, तुम यहाँ पे चढ़ गए हो, फिंगर 4 तक तुम चढ़ गए हो, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ हम इस कोना बढ़ते चलेंगे, तुम उस कोना बढ़ो। नॉर्दर्न एरिया है वो नीचे है और ये वाला एरिया हाइट पर है, और हम लोग यहाँ से सीधे उसके खुरनाक और सिरजाप वैली पर हमला कर सकते थे। ये चाइना का सबसे बड़ा बेस है, तो हम लोग को इधर से हटना हम लोग के लिए निगेटिव है। लेकिन आगे जाके चाइना का क्या भरोसा कि वो दोबारा नहीं आए, आपको यहाँ फिंगर 3 तक लेके चला आया है। हमारी सेना इस बार ज्यादा डोमिनेट थी। इवन रूस, अमेरिका सबने यह सत्यापित कर दिया कि जो जून के महीने में जो घटना हुई थी जिसमें भारत के 20 समान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वहीं चाइना के 45 सोल्जर जो भारत कह रहा था, जबकि इंटरनेशनली रूस वगैरह ने भी इसे लगभग 40 की संख्या बताया। तो आप देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ हमेशा भारी पड़ रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल खबर के हिसाब से चाइना जो है वो एक जेनेटिकली आर्मी को तैयार कर रहा है। जेनेटिकली आर्मी क्या होती है कि जो उसकी ट्रेडिशनल फौज है, आप देखेंगे चाइना जो है फौज पर, चाइना और रूस अलग अलग टाइप के रिसर्च कर देते हैं सर। हमारे यहाँ जो कोरोना की वैक्सीन बनी थी वो वॉलंटियर्स पे दी गई थी, उससे स्पेशली सहमति लेकर, बट चाइना और रूस में क्या हुआ, फौजियों पर वैक्सीन लगा दीजिए। मतलब भाई फौजी को वैक्सीनेशन के लिए वो थोड़ी है कि उन पर आप रिसर्च करने लगेंगे, और फौजी के ऊपर अगर कोई वैक्सीन लगा के उसे आप आम आदमी को देते हैं तो वो सक्सेस कैसे कर पाएगी, क्योंकि फौजियों का जो हेल्थ होता है वो आम आदमी से अच्छा होता है। हो सकता है कि उसमें वो वैक्सीन नुकसान ना करे क्योंकि वो चीज एकदम अच्छे होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं, और किसी नॉर्मल आदमी को देंगे तो वो वैक्सीन असफल हो जाएगी वहां पर। तो वो वहां पर जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहा है चाइना। जैसे मुर्गा उर्गा को अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो वैसे ही अपनी सैनिकों को भी वो मॉडिफाई कर रहा है। चीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग में महारत हासिल है। चीन बहुत ही तेजी से जेनेटिक में आगे बढ़ रहा है। जेनेटिक जो होता है हमारे डीएनए और आरएनए के कुछ टुकड़े को लेकर अलग किया जा सकता है, ये हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। इसी में सारा इंफॉर्मेशन रहता है। इंफॉर्मेशन का इन द सेंस कि हमारी अगली संतान में कितनी आंखें रहेंगी, 2 आंख, हमारी अगली संतान में कितने हाथ रहेंगे, तो 2 ही रहेंगे। वही अगर मान के चलिए मकड़ी हो गई तो उसमें अलग हो जाएंगे, चमगादड़ हुआ तो उसमें पंख हो जाएगा। तो अगली पीढ़ी में क्या क्या बनाना है और क्या क्या नहीं बनाना है, ये सारा काम ये डीएनए ही करता है। और अगर हम इस डीएनए से कोई चीज़ निकाल देंगे ना तो हमारे में वो चीज़ कम हो जाएगा। जैसे मान के चलिए इस डीएनए में से हम एक टुकड़ा निकाल लिए, ये वो टुकड़ा है जो नाक को बनाता है, नाक, मेरा नाक। तो मान के चलिए हम ये टुकड़ा निकाल दिए ना तो मेरी अगली पीढ़ी में नाके नहीं होगा, और उसके जगह पे हम कोनो ठोड़, कौवा का ठोड़ लगा देंगे, कौवा के अंदर से जीन निकालेंगे जो उसका ठोड़ बनाता है वो लगा देंगे, तो हमारी अगली संतान में इसे ठोड़ निकला रहेगा। तो चाइना ऐसे ही कर रहा है। वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भ में ही बच्चे को जेनेटिकली चेंज कर रहा है, जिससे कि उसके अंदर से जो ब्रेन के हिस्सा में, जो डीएनए के हिस्सा में एक ऐसा चेंजिंग करना चाहता है जिससे कि उस सैनिक को दुख, दर्द, फीलिंग्स वगैरह क्या हो जाए, एकदम खत्म हो जाए। वो आदमी ही रहे लेकिन उसकी थिंकिंग रोबोट की तरह हो, उसमें थकान कम हो, ये सब चीज़ें कम हो। देखिए हम थकते हैं, हमें चोट लगता है, इमोशन होते हैं, ये सारा ब्रेन का खेल है। अब इसी में चाइना है इस पे वर्क कर रहा है। हालांकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके खिलाफ है, फिर भी चीन को जेनेटिक्स में महारत हासिल हो चुका है। इस वक्त में जो कोरोना वायरस है वो रियल में इस तरह से दिखता है, हालांकि उसे जूम करके देखेंगे तो उसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल इस तरह से दिखता है। इतना जल्दी कोरोना की वैक्सीन बन गई, इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन भी, मतलब एक तरह से कहें कि उसने पिछले साल दिसंबर के महीने में जैसे कोरोना आया उसने कोरोना का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि उसका जेनेटिक कोड क्या है। जब कभी